तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 28B, जहाँ से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है आपको दिख रहा होगा बीजेटी। ओके, बीजेटी का सिंपल सा सबको पता होना चाहिए कि करंट कंट्रोल डिवाइस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। तो इसको डिटेल में हम देखेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम इसे करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद आता है थ्योरी का कुछ पार्ट है, 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है। डायोड आपका 2 टर्मिनल का है। ओके, 2 टर्मिनल से मतलब कि ये आपका डायोड है, ये इसके दोनों टर्मिनल हो गए। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड बीजेटी आप देखेंगे तो आपका ओके ये 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया इस तरीके से। तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यहाँ मेन चीज़ देखते हैं कि 3 टर्मिनल का डिवाइस है। कैन वी यूज टू रियलाइज अ कंट्रोल्ड सोर्स, क्योंकि एक तरीके का कंट्रोल्ड सोर्स बना सकते हैं जिसकी मदद से हम एम्पलीफायर बनाते हैं, या फिर यही हमारा बेसिस होता है एम्पलीफायर डिज़ाइन का। ठीक है, एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग का जो बेसिस है वो आपका बीजेटी है। उसके बाद also in the extreme the control signal can be used to cause the current in the in the third terminal to change from 0 to large value, thus allowing the device to act as a switch। मतलब देखो इस थ्योरी का क्या मतलब है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ खास मतलब नहीं है, आपको कितना देखना बस इतना कि एक्ट एज अ स्विच। तो बीजेटी आपका एज अ स्विच भी एक्ट कर सकता है, जैसा कि आपका डायोड करता है जब आप करंट की अलग अलग वैल्यूज़ को उसमें सप्लाई करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब या तो वो इसके आउटपुट में आपको ऑन पावर देगा या ऑफ देगा। ठीक, या तो आउटपुट में सिग्नल देगा। देखो इसका आउटपुट लगभग यहाँ कनेक्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा सही से देखें तो ये मान ले सकते हैं RL है। तो अगर करंट फ्लो हो जाएगी इसके एमीटर के थ्रू तो यह आपका ऑफ हो जाएगा। ओके, मतलब आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा केस क्या होता है कि आपका एमीटर में करंट जा ही नहीं रही है और आपका करंट फ्लो चली जा रही है यहाँ आउटपुट में, तो ये आपको ऑन मिलेगा। तो ये एज अ स्विच भी आपका एक्ट करता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आता है कि बीजेटी आपके 2 तरीके का होता है, आपका एनपीएन और आपका पीएनपी। ओके, एनपीएन आप समझ रहे होंगे सेमीकंडक्टर का टाइप बताया जा रहा है। इसमें मेजोरिटी आपका मतलब एन 2 तरफ ले ले रहे हैं और इसमें आप पी ले रहे हैं और बीच में एन ले रहे हैं। तो ये चीज़ है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर प्रिसाइजली देखें तो आपका एन नहीं एन प्लस होता है। मतलब ये आपका एमीटर है। ठीक है, जिसने पहली बार पढ़ा उसके लिए मैं बताता हूँ। ये आपका एमीटर हो गया और ये आपका बेस हो गया। बेस हमेशा बीच में होता है। ठीक है, बी से मतलब बीच, वैसे तो कुछ याद करने में इतनी दिक्कत नहीं है पर फिर भी ठीक है, बेस बीच में होता है और कलेक्टर आपका कलेक्ट करता है तो वो आपका लास्ट में होता है। मतलब आपका डिवाइस मेनली ऑपरेट यहाँ से ऑपरेट करना शुरू करता है एमीटर से। एमीटर का नाम एमीटर क्यों पड़ा, क्योंकि वो एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा या होल्स को, डिपेंड करेगा। अगर एन टाइप का मतलब एमीटर जो है वो अपने आप में एन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, और वही एमीटर अगर आपका पी टाइप का है जैसा कि यहाँ पे, तो वो आपका होल्स को एमिट करेगा। तो क्योंकि वो एमिट करता है तो वो एमिटर बेस से होके गुजरते हैं, उसको बेस कहते हैं। उसका रीज़न है, कुछ रीज़न भी है कि बेस क्यों कहते हैं। बाकी तो आपका कलेक्टर है, वो कलेक्ट करता है इसलिए वो कलेक्टर। तो देखो सिंपल आपको वर्किंग समझ में आ रही होगी। जैसा कि ये एनपीएन टाइप का है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से होके गुजरता है बेस से और वो कलेक्टर में जाके रिकम्बाइन हो जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो करंट आपका फ्लो हो जाएगा पूरे सर्किट में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एमिटर और कलेक्ट करता है कलेक्टर, बीच में बेस है। अब यहाँ पे 2 जंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये आपका जेई है। तो जो आपका एमिटर बेस जंक्शन होता है उसको हम जेई बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने बना के भी दिखाया होगा कि ये वाला जो जंक्शन है ये इस तरीके से हाईलाइट किया है, ये जेई है, एमिटर बेस जंक्शन। और दूसरा जो जंक्शन होता है वो आपका जेसी होता है, जैसे कि यहीं पर मैं लिख देता हूँ जेसी। ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जिसको येलो से हाईलाइट किया है, ये आपका पूरा कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। तो जंक्शन का नाम लिखते हुए हम बेस को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि दोनों ही जंक्शन में बेस तो होता ही है। मतलब जो जंक्शन बनेगा इस डिवाइस में बीजेटी में, उसमें बेस तो मौजूद ही होगा। ओके, तो एक आपका जेई हो गया, एक जेसी, एक एमिटर जंक्शन मतलब एमिटर बेस जंक्शन, और दूसरा जेसी मतलब कलेक्टर जंक्शन मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये आपको मेन चीज़ यहाँ से निकल के आई इस स्लाइड में। मतलब इस समय जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल मैंने पहले भी बना के दिखा दिया, कुछ इस तरीके से होता है। बेस आपका यहाँ बनेगा, या आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर आप 2 यहाँ से वायर निकाल देंगे। ओके, 2 वायर, कलेक्टर हमेशा ऊपर बनता है तो ये कलेक्टर, ये बेस ईजी सा, और नीचे आपका एमिटर। अब आपको हमेशा याद रखना है कि एरो जो है वो आपका P2N बनेगा। ये जो एरो का डायरेक्शन है ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, P2N साइड है, ये हमेशा याद रखना है। ओके, तो P2N का क्या मतलब है कि जैसे ये NPN है, मतलब आपका बेस P है तो बेस को यहाँ लिखो P और फिर N इधर हो जाएगा, तो P2N मतलब इस तरीके से एरो बना। सिमिलरली यहाँ पे अगर PNP है
मतलब बीच वाला क्या है, बेस, वो n है, ये p है, तो आपका P2N एरो इस तरीके से बन जाएगा। तो बस इतना सा डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप किस पे वर्क कर रहे हो ये डिपेंड करता है, NPN टाइप का BJT ले रहे हो या फिर PNP टाइप का BJT ले रहे हो। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि आप ये समझ लो कि जब आप IB करंट और ये क्या है प्लस, सीधे से मतलब बता रहा हूँ कि ऐड करो और IC को जोड़ दोगे तो वो IE बनाएगा। तो यहाँ से एक सीधे से इक्वेशन भी आती है जो कि बहुत कॉमन है, IB प्लस IC, जिसका हम डेरिवेशन और रीज़न देखेंगे आगे चल के। तो IE इन दोनों का सम होता है और आप देख सकते हैं कि IB से कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, ऊपर से IC से आ रही है, दोनों मिलके ही इधर करंट जा रही है IE। ओके, अब जैसे कि एरो यहाँ पे इधर बनाया, अगर आप इसमें देखेंगे PNP में अगर आप देखें तो एरो इधर जा रहा है, मतलब IE करंट ऊपर जा रही है। एक्चुअली में ये करंट की ये डायरेक्शन दिखाता है एरो, तो ये ऊपर जा रही है। अब ये दो करंट में ब्रेक हो जाएगी तो आपका IB की डायरेक्शन इधर होगी और IC करंट की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है NPN और PNP में। ओके, IE एमिटर करंट, IC कलेक्टर करंट, IB बेस करंट। अब इसमें डिटेल में भी अंदर जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये स्लाइड भी खत्म होती है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये हम NPN टाइप का ले रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी। ठीक है, जो होता जा रहा है उसको मैं ऐसे हाईलाइट करते जा रहा हूँ। और बीच में P है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है होल्स मेजोरिटी होंगे। तो अब यहाँ होल्स प्रेजेंट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया। ओके, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लो पहुँचे, पर यहाँ तो उसको कुछ होल्स मिल गए। तो जब होल्स मिल गए तो यहाँ पे मान लो कि 10 रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बाइन कर गए, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन कर गए ऑलरेडी होल्स के साथ में। तो फाइनली आपके कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचे, फाइनली कलेक्टर साइड में 90 इलेक्ट्रॉन पहुँचे। ठीक है, 10 आपके रिकॉम्बाइन हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कह रहा हूँ कि आगे भी समझेंगे। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स डिटेल में। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखेंगे, डिटेल में समझेंगे आगे भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो माइनॉरिटी है आपके इस जगह है, क्योंकि P में तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हैं, तो उसमें हम अलग से कुछ इलेक्ट्रॉन को और सप्लाई करेंगे, इंजेक्टेड एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर, जिसका नाम दिया गया है इंजेक्टेड एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि ये एक्सेस में सप्लाई कर रहे हैं और ये खुद माइनॉरिटी कैरियर है और इनको इंजेक्ट किया जा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको इंजेक्ट क्यों करते हैं, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को ये चीज़ इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ पाती। तो यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रॉन क्यों इंजेक्ट करेंगे वो अभी समझेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे केवल बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो आपने कुछ इलेक्ट्रॉन भी इंजेक्ट किए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजोरिटी हैं। ठीक है, ये वही चीज़ जो उधर हमने देखी थी, फिर से इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके मेजोरिटी हैं। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से अभी हम केवल 2 रीजन समझ रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहला कि बेस की जो आपकी लेंथ है वो स्मॉल होनी चाहिए, मतलब ये जो बेस है आपका पूरा, इसको मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो इसकी लेंथ स्मॉल होगी, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है और हम चाहते हैं कि कलेक्टर साइड में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचने के लिए क्या मतलब है कि बेस में कम से कम रिकॉम्बिनेशन हो। और कम से कम रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब उसका एरिया कम होगा, लेंथ कम होगी। ओके, लेंथ कम होने का मतलब कि वहाँ पे नंबर ऑफ होल्स भी कम प्रेजेंट होंगे। ओके, मान लो मैं इस बेस को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दूँ, तो हो सकता है कि 10 की जगह 50 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाएं, तो फिर कलेक्टर में 50 ही पहुँचेंगे और ऐसा हम चाहते नहीं है। तो इसका रीज़न तो ये हो गया कि बेस की जो विड्थ है या लेंथ या विड्थ बोले, वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरा रीज़न, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जी हमारा जो कलेक्टर होता है, क्योंकि वो कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, फिर इसी के थ्रू आगे के सर्किट में हमारा करंट फ्लो करता है। तो ये डील करता है हाई करंट और हाई वोल्टेज वैल्यूज से, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट डेवलप्ड होती है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है। तो ये इस चीज़ का रीज़न है कि रिक्वायर कलेक्टर एरिया टू बी लार्जेस्ट। तो कलेक्टर का जो एरिया होता है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बेस कम से कम होना चाहिए और कलेक्टर का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और एमिटर आपका एक एवरेज लेंथ का हो सकता है। तो कुल मिला के अभी इस वाले पॉइंट में हमने केवल लेंथ देखी, कंपैरिजन कि तीनों की अलग अलग विड्थ कितनी कितनी होनी चाहिए। ओके, तो 2 पॉइंट निपटे यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं का थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। द आइडिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ BJT टू ट्रांसपोर्ट कैरियर्स फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। तो जो मेन चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे ऑपरेशन में क्या चीज़ हो रही है BJT के अंदर, कि आप केवल कैरियर्स को, वो मे बी आपका होल्स हो सकता है PNP के अंदर और आपका NPN के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उनको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कैरियर्स को फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। ऑब्वियसली बात यही हो रहा है। फॉर दिस पर्पज दीज शुड
बी वेरी लेस, ठीक है, देयर शुड बी वेरी लेस रिकॉम्बिनेशन इन द बेस रीजन। तो इसको अच्छे से कराने के लिए जो मैंने ऊपर बताया ऑलरेडी कि बेस रीजन में रिकॉम्बिनेशन कम से कम होना चाहिए, एंड हैंस बेस ऑफ विद ऑफ द बेस शुड बी वेरी नैरो। तो यही रीज़न है कि जो बेस की विद है वो कम से कम होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे इन्होंने कंपेयर कर लिया है कि फॉर पीएनपी बीजेटी के लिए अगर बात करें तो बैंडविड्थ हमारा एलपी से कम होना चाहिए। एलपी क्या है? डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल्स। तो जो पीएनपी है उसमें मेजोरिटी कैरियर क्योंकि होल्स होंगे, 2 बार पी आ रहा है, तो जो उसकी बैंडविड्थ होगी इस बीजेडी की वो कम ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है दोनों केस में बैंडविड्थ कम ही होनी चाहिए, बट एक बार एलपी से एक बार एलएन से। ये एनपीएन है, एनपीएन में मेजोरिटी आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी बैंडविड्थ आपका एलएन से कम होनी चाहिए। एलएन क्या है? डिफ्यूजन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली में क्या है? रिलेशन बिटवीन आपका बैंडविड्थ एंड डिफ्यूजन लेंथ। डिफ्यूजन लेंथ का थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि रिवीजन के तौर पे हो गया आपका कि डिफ्यूजन लेंथ आपका एक्चुअल में है क्या। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज कैरियर्स बिफोर द रिकम्बाइन। तो चार्ज कैरियर को रिकम्बाइन करने के पहले कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ जाता है। ओके, चार्ज कैरियर जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो उनको क्या है, उनने एमिटर से चलना शुरू किया है। वेट अ मिनट। ओके, एमिटर से चलना शुरू किया और वो कलेक्टर पे पहुँचे, तो कलेक्टर पे पहुँचे या बीच में बेस में रिकम्बिनेशन हो रहा है, तो वहाँ तक उनको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी एवरेज, तो उसको हम डिफ्यूजन लेंथ कहते हैं। तो डिफ्यूजन लेंथ हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए बैंडविड्थ से। आगे बढ़ते हैं। बाय कीपिंग द बेस विद नैरो, बेस विद नैरो करके हम क्या कर रहे हैं? कैरियर्स कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। ठीक है, वही पॉइंट बार बार आ रहा है कि बेस विड्थ को कम रख के हम ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर्स को एमिटर से कलेक्टर में पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये जो वर्ड है ट्रांजिस्टर एक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी इस्तेमाल होगा, पर एक्चुअल में है क्या ट्रांजिस्टर एक्शन, वो यही है। अभी देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ये जो हम ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं एफिशिएंट वे में करा रहे हैं, मतलब बेस विड्थ को नैरो रख के, तो उस प्रोसेस को ही हम ट्रांजिस्टर एक्शन कहते हैं। कि ट्रांजिस्टर का एक्चुअल में एक्शन होता क्या, यही होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि एक पीजीटी के अंदर हो रही है वो क्या हो रही है, वो यही हो रही है कि आप एमिटर से मेजोरिटी कैरियर्स को आप कलेक्टर में भेज पा रहे हो। ओके, तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरियर्स फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर इज नोन एज ट्रांजिस्टर एक्शन। ये आपका ट्रांजिस्टर एक्शन हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक निकल के आया। उसके बाद क्या है कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो कहाँ से बना है? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर वर्ड से जोड़ के बना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर और रजिस्टर मतलब रजिस्टर। ओके, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है वो समझते हैं। मान लो आपने जेई जो जंक्शन था, जेई क्या होता है? एमिटर और बेस का जंक्शन, मतलब एक्चुअली में इसमें बेस भी इन्वॉल्व है, बस को लिखते नहीं है। तो ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस कोई चीज़ है तो उसका रजिस्टेंस जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से आ रहा है वो काफ़ी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस। एट द सेम टाइम जो आपका जेसी है वो रिवर्स बायस है मान लो, तो उसके अंदर आपका आरआर रिवर्स रेजिस्टेंस होगा जो कि हाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा ही होता है, तभी तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाती आसानी से। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है ये देखो, एक आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, मान लो ये जो आपका आरएफ वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो जेई साइड में है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये मान लो आपका आरआर रेजिस्टेंस है। तो दोनों के बीच में करंट का ट्रांसफर हो रहा है, ये तो समझ में आया कि एमिटर और कलेक्टर के बीच में जो फ्लो हो रहा है कैरियर्स का, उसी की वजह से करंट फ्लो कर रही है। बट डिफरेंट रजिस्टर लेवल्स के बीच में करंट अगर फ्लो कर रही है तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि देखो इसका रेजिस्टेंस लो था, इसका हाई था। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वन रेजिस्टेंस लेवल टू अनदर इज मैकेनिज्म इन द ट्रांजिस्टर। तो यही हमारा मेन मैकेनिज्म है ट्रांजिस्टर का। इसी की वजह से किसका नाम क्या पड़ा है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर इज ट्रांजिस्टर। ओके, तो एक्चुअल में कैरियर्स का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन डिफरेंट रजिस्टर लेवल्स, और उसकी वजह से एक्चुअल में बीजेटी के अंदर करंट फ्लो कर रही है। तो एक ही रीज़न हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि इन अ बीजेटी कलेक्टर जंक्शन जनरली ऑपरेट्स एट हायर करंट एंड हायर वोल्टेज। ये वही पॉइंट है जो मैंने पहले डिस्कस किया। ड्यू टू विच पावर डिसिपेशन एट कलेक्टर जंक्शन कैन बी या विल बी लार्ज एंड लार्ज। ओके, तो पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा हमारा कलेक्टर जंक्शन में, क्योंकि ये डील करता है हायर करंट और हायर वोल्टेज वैल्यू से। सेम वही पॉइंट जो हमने पीछे देखा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी एट कलेक्टर जंक्शन। दिस हीट कैन बी रैपिडली ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग। देखो क्या होता है ना, जैसे एक बर्तन है या आपने छोटा सा बर्तन लिया, इसमें गर्म पानी डाल दिया, ओके, तो इससे हीट बाहर की सराउंडिंग में जाना शुरू हो गई। ओके, ये चीज़ है, समझ में आया। आपने क्या किया, और बड़े एरिया का बर्तन लिया और इसी में उतना ही गर्म पानी डाल दिया। मान लो इसमें 5 लीटर था, इसमें भी 5 लीटर, इसमें उसको ज़्यादा एरिया मिल गया,
ओके, हीट को सराउंडिंग में भेजने के लिए तो कौन सा बर्तन या यूटेंसिल आपका कौन सा पहले ठंडा होगा? ऑब्वियस ही बात है, ये वाला पहले ठंडा होगा जिसका एरिया ज़्यादा है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि कलेक्टर का एरिया जितना ज़्यादा रखेंगे हम, विड्थ जितनी ज़्यादा रखेंगे तो कलेक्टर उतनी ही आसानी से आपका कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग में हीट को डिसिपेट कर देगा। तो यही रीज़न है कि कलेक्टर को हम बहुत ज़्यादा बड़ा रखते हैं। ओके, सो फ्रॉम ये हो गया, वेट अ मिनट, दिस हीट कैन बी रैपिडली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग if the collector is large in size and hence in a BJT collector is larger in size and the emitter than the emitter in the base region। तो यही रीज़न है एक BJT के अंदर कि आपका कलेक्टर ज़्यादा बड़े साइज़ में होता है एज़ कम्पेयर टू एमिटर और बेस रीजन। ओके, तो ये चीज़ हुई। अब आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ डायग्राम टाइप का है। ये आपका एमिटर है, ये हैविली डोप्ड होता है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सा रीज़न है कि एमिटर को एमिट करना है मेजॉरिटी कैरियर्स को, तो उसको तो आपको हैविली डोप्ड रखना ही पड़ेगा। ओके, कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कलेक्टर एक तो वो कलेक्ट कर रहा है तो उसका ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा कैरियर्स चाहिए, ठीक है, वो तो कैरियर्स को कलेक्ट करने के लिए बना हुआ है, तो उसको आप मॉडरेटली डोप रखते हो। अब मॉडरेटली भी क्यों रखते हो, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे। ओके, और पहले बेस का देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है कि आप चाहते क्या हो, डिज़ायरेबल है कि मिनिमम से मिनिमम रिकॉम्बिनेशन हो, जितना कम रिकॉम्बिनेशन होगा उतनी ही ज़्यादा कैरियर आपके कलेक्टर तक पहुँच पाएंगे। सो टू रिड्यूस मेजोरिटी कैरियर्स इन बेस, तो मेजोरिटी कैरियर्स को बेस में घटाने के लिए, ठीक है, मान लो ये NPN है, तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। होल्स को घटाने के लिए बेस को आपको लाइटली डोप्ड रखना पड़ता है, मतलब कम से कम होल्स होने चाहिए, तो बेस आपका लाइटली डोप्ड होगा, इसका रीजन समझ में आया। आपका एमिटर हैविली डोप्ड होगा, इसका रीजन समझ में आया। बट कलेक्टर को मॉडरेटली डोप्ड क्यों रखा गया है? अगर सिंपल लॉजिक से देखें तो कलेक्टर को तो आप लाइटली डोप्ड रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा, पर फिर भी उसको मॉडरेटली डोप रखा गया, तो उसका रीज़न समझते हैं ऐसा क्यों है। ओके, इसको हैविली डोप नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, जो VBR है वो आपका कम हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों है, VBR क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि नॉर्मली एम्पलीफायर आप जब इसको एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो जो आपका JC होता है जंक्शन, ठीक है, जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन होता है उसको आप रिवर्स बायस करते हो, और जहाँ रिवर्स बायस आया वहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका इन्वॉल्व हो गया। अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के साथ में। ओके, जितनी आपकी कम डोपिंग होगी उतना ही इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितनी डोपिंग आप बढ़ा दोगे उतना ही आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू को वो कम कर देगा। अब एक्चुअल में आप कोई आप दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से, कि JC को हमने रिवर्स बायस क्यों किया है, कोई कारण ही होगा ना, तभी तो रिवर्स बायस किया है, उसकी ज़रूरत है, वो आप अभी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है, तो उसको रिवर्स बायस किया है। तो हम जब उसको रिवर्स बायस कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें VBR ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है, कम ना मिले। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को अगर बढ़ाना है, ठीक है, ये वाला केस, तो आपको फिर डोपिंग को कम करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आप हैविली डोप नहीं करते। और एक और भी कारण है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि कलेक्टर को तो कलेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स को या मेजॉरिटी कैरियर्स को, मे बी होल्स और मे बी इलेक्ट्रॉन, तो उसको खुद के बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर उसके पास होने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक तो ये रीज़न हो गया। पर इसको लाइटली डोप भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी भी अच्छी रखनी है। भले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं, बट इसको आगे भी फ्लो कराना है, तो अगर थोड़े बहुत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और पहले से होंगे तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो यही दोनों कारण मिलके क्या बनाते हैं कि आपको मजबूरन इसको मॉडरेटली डोप रखना पड़ता है, ना ज़्यादा डोप और ना कम डोप। ओके, तो ये तीनों समझ में आए। पहले हमने विथ का पूरा देखा रीज़न कि तीनों की विथ कितनी कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। अब हमने डोपिंग का देखा, डोपिंग का लेवल कितना होना चाहिए तीनों का, आपका एमिटर रीजन का और बेस रीजन का, कलेक्टर का, और क्यों होना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। फॉर प्रॉपर कंडक्टिंग ऑफ BJT, ओके, बेस रीजन इज लाइटली डोप टू इम्प्रूव एमिटर जंक्शन एफिशिएंसी। तो ये हमने देख लिया कि बेस को लाइटली डोप रखना और एमिटर को हैविली डोप रखना, ये भी देख लिया, ठीक है। इसका सीधा सा रीजन वही उन्होंने बोला है, सो इट कैन सप्लाई और एमिट लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो एमिटर को क्योंकि हाई हैविली डोप क्यों रखना है, क्योंकि ये सीधे से सीधे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के मतलब कैरियर्स को सप्लाई कर सके या एमिट कर सके। उसके बाद बात करते हैं कलेक्टर की। इफ़ कलेक्टर इज लाइटली डोप, जो हमने ऊपर लॉजिक देखा उसी को इन्होंने थ्योरी में लिखा है, इट्स कंडक्टिविटी बिकम्स स्मॉलर। अगर उसको लाइटली डोप रखते हो तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, एंड कलेक्टर रीजन विल नॉट बी एबल टू पास हायर करंट विच इज़ अनडिजायरेबल। तो अगर हम उसमें क्या करेंगे, उसको लाइटली डोप रख देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और कलेक्टर रीजन है ज़्यादा से ज़्यादा करंट को पास नहीं कर सकता, जो कि अनडिजायरेबल है, तो हम इसको लाइटली डोप भी नहीं रख सकते।
और हैवली डोप क्यों नहीं रख सकते, उसका भी रीज़न है। इफ़ कलेक्टर इज हैवली डोप देन बैकग्राउंड वोल्टेज ऑफ कलेक्टर जंक्शन बिकम स्मॉलर, तो आपका VBR कम हो जाएगा अगर हम डोपिंग ज़्यादा कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हम ये भी नहीं कर सकते। इसी वजह से हम क्या करना पड़ता है, टू अचीव बेटर कंडक्टिविटी एंड ग्रेटर बैकग्राउंड वोल्टेज, दोनों को एक साथ लेने के लिए कलेक्टर जंक्शन को हमें मॉडरेटली डोप रखना पड़ता है। ओके, ऑर्डर ऑफ डोपिंग क्या है, ऑब्वियसली बात है हैवली डोप एमिटर है, तो एमिटर सबसे ज़्यादा आपका ऑर्डर में आता है डोपिंग के लिए, फिर आपका कलेक्टर क्योंकि मॉडरेटली डोप का बेस आपका फिर, तो ये आपके तीनों आ गए। अब ये तो बेसिक हमने रीज़न देखा और उनकी विद और डोपिंग लेवल्स देखी। अब देखेंगे इक्विलिब्रियम बैंड बैंडिंग डायग्राम फॉर PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैंड बैंडिंग तो आप देखते आ रहे हैं, जो आपका बेसिक्स है EDC का, तो वहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो देख लेते हैं, ये आपका PNP टाइप का है। अब क्योंकि यहाँ पे जंक्शंस बन रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ जंक्शंस का नाम आता है वहाँ पे बैंड बैंडिंग हो ही जाती है, तो आपको सीधे से देखना है। तो ये हमने क्या किया कि इसका डायग्राम बनाया बड़ा सा, और ये जंक्शंस की हमने लाइंस बनाई, ठीक है। ये इतना बड़ा ये जंक्शन बना, तो ये आपका JE जंक्शन है इतना बड़ा, इसको मैं यहीं तक लिखूँगा, यहाँ तक। ओके, इसी तरीके से ये आपका JC जंक्शन है, आपका कलेक्टर और बेस का जंक्शन, तो ये जंक्शन हो गया। तो जंक्शन के बीच में आपका बैंड, जो आपका बैंड है वो बैंड होके दिखता है, मतलब बैंड ये वाला और वो बैंड होके मतलब ये वाला बैंड, ठीक है, टेढ़ा होके दिखता है, तो ये चीज़ है। तो ऐसा क्यों होगा वो समझते हैं, ठीक है, ईजी है। ये आपका P है, तो आपको ये समझना है कि EF जो है वो P के लिए EF और EC के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और EF जो होता है वो आपका EV के पास में होता है, ठीक है, ये EV है। ऑब्वियसली बात है, ये बेसिक्स, ये बहुत ही बेसिक्स पार्ट है कि आपका P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा होता है। सेम इधर P है, तो आपका EF और EC के बीच में काफ़ी गैप है, और EC इज़ क्लोज टू EV। इसी का बिल्कुल अपोजिट आपका बीच में N टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके लिए जो आपका EV है वो काफ़ी दूर होता है EF से, और जो EF होता है वो क्लोज होता है EC के। तो अगर आप इनको डिफरेंटली देखो, मतलब क्या है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये तो आपका N टाइप का हो गया, ठीक है, केवल इतना बीच का हिस्सा, और कुछ भी मत देखो। ये आपका बिल्कुल N टाइप का क्या है, ये आपका एक तो जैसे बनाते हैं ना सेमीकंडक्टर, ये हमने सेमीकंडक्टर बनाया, ठीक है, ये क्या है, सेमीकंडक्टर बार है, ये उसमें EV है, ये उसमें EC है, ओके, और कहीं बीच में ये EF है। तो बहुत ईजी है, ये हमने क्या बनाया है, ओवरऑल हमने एक सेमीकंडक्टर बार को ही बनाया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, इतने सेमीकंडक्टर बार को बनाया है और कुछ भी नया नहीं है, ये हमने हाईलाइट हटा दिया। ऐसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर बार बना है, तो हमेशा बैंड बैंडिंग में सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि आपको EF को लेवल करना है, आपको EF को एक ही लेवल में लेके आना है। तो देखो, इसका EF हमने यहाँ तक बनाया, अब इसका EF इसके नीचे लाएंगे तो हमें इसके EC को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका EC EF के पास है, तो ये इस तरीके से EF आ गया और इस तरीके से EF आ गया, तो ये चीज़ हुई। तो इसके EC तो अपनी अपनी जगह है। तो अब हमको क्या करना है एक्चुअली में वो देखते हैं। तो या आपने EC बनाए, या आपने N साइड का EC बनाया, ओके, और फिर क्या है, इनको कनेक्ट कर देना। तो या आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये आपको बैंड होता दिखाई दिया, ओके, ये बैंड होता दिखाई दिया। और फिर ऐसे ही आपको EV के लिए करना है। EV हमेशा सेम तरीके से फॉलो करता है EC को, जैसा EC करेगा वैसा ही EV करेगा। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार इसको समझाता हूँ। ओके, मान लो ये आपके बैंड है, ठीक है, ये आपका सेमीकंडक्टर बार है अलग अलग 3, ओके, चलो ठीक है। अब मैंने यहाँ बनाया, मैंने EV को बनाया, ये आपका P है, ये N है और ये P है, तो EV आपका सेम तीनों में बनेगा और EC भी सेम बनेगा, ओके। यह आपका EC है, EC भी सेम बनेगा, ठीक है, तीनों एक ही लेवल पे हैं फिलहाल। तो अब आपको EF बनाना है, तो EV के लिए EF आपका क्लोज टू EV है, यहाँ पे हो गया, और N टाइप के लिए यहाँ पे हो गया, और फिर से यहाँ पे हो गया, ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है कि आपको EF को एक लेवल में लाना है। तो मैं क्या करूँगा एग्जैक्टली, आप देखो, इसको उठा के मैं नीचे लेवल पे लाऊंगा, जहाँ पे लगभग मेरा EF इनसे कनेक्ट होता दिखाई दे, ठीक है, ओके। अब ये देखो EF कनेक्ट हो गया, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। मान लो ये एक ही लाइन में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक ही लाइन में है, ओके, ये एक ही लाइन में है। अब ये एक ही लाइन में आ गया। अब आपको बैंड कर देना, ये देखो, इसको बैंड कर दिया, इसको बैंड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, नीचे वाले
इसको जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। देखो ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो ऊपर बना हुआ है, बट मैंने आपको सेमीकंडक्टर बार की मदद से आपको समझाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको करना क्या, लॉजिक क्या कहता है, आपको ईएफ को लेवल करना है, हमेशा एक ही लेवल में लेके आना है ईएफ को, फिर आपको बैंड कर देना है। ओके, तो ये जो तरीका है आपका सेमीकंडक्टर बार को ऊपर नीचे करके दिखाने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हमने करी ही। तो बैंड बैंडिंग में हम यही समझ रहे थे कि बैंड बैंडिंग किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब क्योंकि बैंड हो गया है, अब पी साइड में आपका होल्स मेजोरिटी है, ऐसे ही होल्स यहाँ पे है और आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से आपका होल्स क्योंकि अपहिल मूवमेंट लाइक करता है, तो होल फिर यहाँ से आपका एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के लिए करेगा। और होल्स आपका अपहिल मूवमेंट पसंद करता है, ना कि डाउनहिल। तो वो सब डिटेल में देखेंगे हम आगे, बट फिलहाल यहाँ पे वही बात हो गई कि आपका बैंड बेंडिंग कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो हमने यहाँ पे दिखा। ओके, तो ये डायग्राम आपको समझना है, बैंड बेंडिंग वाला, जंक्शंस पे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सबको पता है, ये टेबल तो आता ही आता है बीजेटी जब भी पढ़ते हैं। मोड रिफर्स टू द वे बाई विच जंक्शंस ऑफ बीजेटी आर बायस्ड। तो उस किस वे में बीजेटी के जो जंक्शंस हैं उनको हमने बायस किया है, वो हमें मोड बताता है। मोड अलग अलग तरीके का हो सकता है। मोड मतलब ये इस मोड में हम ऑपरेट कर रहे हैं बीजेटी को, अलग अलग मोड होते हैं। ये आपका मोड है, ये आपका जंक्शन है जेई, ओके, ये जेई है, और ये आपका जेसी है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपके एप्लीकेशन है। सबसे पहला क्या है, कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड मतलब आपका ऑफ स्विच, ये याद रखेंगे, कट ऑफ मोड मतलब आपका ऑफ स्विच। तो आपको दोनों ही जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि दोनों रिवर्स बायस हो रहे हैं। ओके, फिर क्या होता है, नेक्स्ट वाले में बहुत ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों फॉरवर्ड बायस हो। तो जो दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और इसी को हम सैचुरेशन मोड भी कहते हैं। और सैचुरेशन मोड में हमारा ये एज अ ऑन स्विच काम करता है। तो यहाँ पर डिफरेंस याद रखेंगे, सैचुरेशन और एक आपका जो एक्टिव मोड होता है जिसमें एम्पलीफायर की तरह काम करता है। थोड़ा इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं मानता हूँ अगर 5% बच्चों को भी होता है तो भी आप समझ लो। ओके, तो ऑन और एम्पलीफायर दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ऑन स्विच में दोनों ही आपके जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और एम्पलीफायर में एक फॉरवर्ड होता है और एक आपका रिवर्स बायस होता है। तो ये याद रखना है आपको। तो इसको हम एक्टिव या फॉरवर्ड एक्टिव मोड भी कहते हैं, एम्पलीफायर वाला। इसमें क्या होता है कि एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन होता है। अब मैंने क्यों कहा था कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर एक्शन। देखो ये हमने पीछे पढ़ा था और उस समय मैंने बोला भी था। तो ये वही चीज़ है, ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब कि एमिटर से कितने ज़्यादा आपके वो कलेक्टर में पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स, मतलब डिपेंड करता है किस तरीके का पीएनपी है या एनपीएन। तो आपके एज एन एम्पलीफायर वर्क करने के लिए ट्रांजिस्टर एक्शन बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। और आपके लास्ट वाला मोड हो गया आपका इन्वर्स एक्टिव मोड, जिसको हम सबसे कम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है, अपोजिट ऑफ एम्पलीफायर है। तो ये अटेन्यूएटर हो गया। अटेन्यूएटर मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को डाउन कर देना। जैसे ये सिग्नल है, इसकी स्ट्रेंथ को ये कर दिया तो ये अटेन्यूएटर का काम है। और एक सिग्नल ये है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो ये एम्पलीफायर का काम है। और इसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर एक्शन बहुत ही बुरा होता है। ओके, तो एक तो आपका क्या है ना कि विदाउट बाइसिंग, हमने जितना भी अभी बीजेटी पढ़ा है वो बिना बाइसिंग के है। तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट नहीं पढ़ा था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बिना बाइसिंग के मतलब एक बीजेटी रखा हुआ है, उससे हमें क्या मतलब है। तो ये जो बैंड बेंडिंग का डायग्राम था, यहाँ पे अभी हमने कोई भी डिस्कशन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन और होल्स कहाँ हैं और वो किस तरीके का मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है बीजेटी को यूज़ करेंगे तो विद बाइसिंग ही यूज़ करेंगे। विद बाइसिंग का मतलब कि इन 4 मोड में से किसी भी एक मोड में आप यूज़ करोगे तो फिर आप फॉरवर्ड बाइस करोगे, रिवर्स फॉरवर्ड, और डिपेंड करता है कुछ भी। तो ये जो बाइसिंग है एक्चुअली में ये आपको हेल्प करेगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा एक मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कि पी और एन को दिखा दिया। मान लो कि ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर था, तो ये जो जंक्शन इनके बीच में बनता है मतलब जेई जंक्शन, तो ये उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका पी और एन के बीच में है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया और ये आपका एक्सेस कैरियर रिकॉम्बिनेशन वाला दिखा रहा है ग्राफ। ये इस तरीके से, ये एनपीएन है, एनपी नॉट है, ये पीएन नॉट है इधर, और ये आपका नीचे दिखाता है, ये इस तरीके से इधर बैंड होता है। तो ये ग्राफ जो है ये कॉपीड है आपका चैप्टर 2 से, ठीक है, कॉपीड फ्रॉम चैप्टर 2। तो इसको यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, आपको देखना तो चैप्टर 2 में जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 जो आपका जंक्शंस वाला है, उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में देखी हैं।
तो ये हमने क्या देखा है कि ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस हैं। बस यहाँ से समझने वाली बात क्या है जो मैं मतलब बता रहा हूँ वो आप देखो, बस ज़्यादा मत सोचो। तो फॉरवर्ड बायस दिखाया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, डायग्राम्स आपके अलग अलग बने होंगे लंबे लंबे, और उसमें आपको बताना होगा कि ये किस तरह की बाइसिंग में है या किस मोड में है। आपको ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट होता है यहाँ वाला, ये पॉइंट, तो अगर इस पॉइंट से ये ग्राफ आपका शुरू हो रहा होता है, मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे होता, तो उस जगह पे ये आपका रिवर्स बायस होता है ये, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इस पॉइंट से आपका ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा, आपका ग्राफ इस पॉइंट के इतने ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये फॉरवर्ड बायस का इंडिकेशन है, ये फॉरवर्ड बायस का इंडिकेशन है। ओके, तो ये अभी एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एनपीएन बीजेटी। तो माइनॉरिटी कैरियर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक एनपीएन टाइप का बीजेटी। तो ये याद रखो कि एनपीएन बीजेटी ले रहे हैं, पहली बात। तो माइनॉरिटी कैरियर का मतलब होल्स, फिलहाल एनपीएन बीजेटी के अंदर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और एक्चुअल में जो चीज़ मैंने कही वो ये है कि चेक डायग्राम को चेक करके विच मोड इट इज़ ऑफ, मतलब किस मोड का ये डायग्राम है आपको ये बताना है। मतलब आप आंखें बंद कर लो या फिर ये समझ लो कि ये जो कट ऑफ मोड लिखा है ये अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है कट ऑफ मोड में, आपको डायग्राम को देख के बताना है कि ये किस मोड में है। ओके, तो ईजी है, ये हमने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, ये इस तरीके से है। और ये आपका क्या है, जंक्शन का एरिया है, ये जेई जंक्शन है, इसी तरीके से ये जेसी जंक्शन है। अब आपको मैंने क्या बताया था, ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द आपको देखना है कि इस पॉइंट से ग्राफ टच होकर शुरू हो रहा है कि ऊपर से शुरू हो रहा है। तो आप देखोगे कि दोनों ही ग्राफ में, चाहे इस वाले जंक्शन पे चेक करो, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, चाहे इस जंक्शन पे ये और ये वाला पॉइंट चेक करो, आपका पॉइंट से शुरू हो रहा है ग्राफ और फिर वो मीट हो जा रहा है जाके। इसका मतलब कि दोनों ही जंक्शन आपके रिवर्स बायस है, और जब दोनों ही जंक्शन आपके रिवर्स बायस होंगे, इसका क्या मतलब है, ये जेई और जेसी रिवर्स बायस है, इसका मतलब है कि ये आपका कट ऑफ मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने बताया है, बाकी यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसे ये पी एन नॉट है, ये आपको पता होता है, ये जो है ये पी एन नॉट है, ये इधर एन पी नॉट हो गया। ओके, और ये आपका जो ग्राफ है, इनकी एक्सिस को हमने अलग अलग वैल्यू दी है। जैसे कि ये एक्सिस बीच वाली आपकी एक्स है, इधर वाली आपकी एक्स डैश है, और इधर वाली एक्स डबल डैश है। इसी तरीके से ये एन पी एक्स है, और ये पी के अंदर एन आपका एक्स डैश है। तो ये इसी तरीके से, तो इस सब से इतना मतलब नहीं है, हमें केवल देख के बताना था कि ये किस तरीके का ग्राफ है, ओके, किस मोड में वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसमें भी ये एक्टिव मोड है, ये भूल जाओ, आप ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये एक्टिव मोड है। आप देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर से आपका ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ से कहीं से, और फिर ये ऐसे ओके आपका रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये इतना रिकॉम्बिनेशन, जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ते जाएंगे ये आपका रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो क्योंकि ये ऊपर से शो कर रहा है इधर भी और इधर भी, तो ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज हो गया। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखो इन दो पॉइंट के, तो ये पॉइंट से कनेक्टेड है आपका ग्राफ, तो इधर ये रिवर्स बायस हो गया। तो ऐसा कहाँ होता है, जेई आपका फॉरवर्ड बायस और जेसी आपका रिवर्स बायस आपका एक्टिव मोड में होता है, जो कि आपका एम्पलीफायर वाला मोड होता है, जिसमें एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। ओके, तो ये चीज़ भी ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से इसको भूल जाओ कि ये सैचुरेशन मोड है। चेक करो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे देखोगे तो इनके ऊपर से आपका ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस पक्का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट के ऊपर से, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस पक्का हो गया। तो आपको देख के पता चल गया कि दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो ये आपका सैचुरेशन मोड में वर्क कर रहा है। ओके, और लास्ट ही है इसका हमारा ये ग्राफ, उसके बाद तो फिर लेक्चर 29A शुरू करेंगे, उसमें एक्टिव मोड ऑफ बीजेटी और उसके बारे में कुछ बात करेंगे, जो कि पीएनपी बीजेटी को लेके करेंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला डायग्राम है, इन्वर्स एक्टिव। तो फिर वही बात, 1 मिनट के लिए उसको भूल जाओ कि ये आपका किस मोड में वर्क कर रहा है, खुद चेक करो। तो इस वाले अगर जंक्शन के लिए देखेंगे, जेई के लिए, ठीक है, मेन आपको जेई और जेसी जंक्शंस को देखना होता है। तो ये इस पॉइंट से ही आपका ग्राफ कनेक्ट हो रहा है, तो ये रिवर्स बायस। और यहाँ देखेंगे तो ये जो 2 पॉइंट है जंक्शन की एज के, जंक्शन के क्या एज पे जो पॉइंट है, ये इनके ऊपर से शुरू हो रहा है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस। तो अगर आपका जेई रिवर्स बायस है और जेसी फॉरवर्ड बायस है, तो ये आपका कैसा हो गया, इन्वर्स एक्टिव टाइप का मोड हो गया। तो डायग्राम्स को देख के, ओके, ये जो आपके जंक्शंस के डायग्राम है, इनको देख के आप कैसे बता सकते हैं वो मैंने आपको समझाया। ओके, तो यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आपका लेक्चर 29, वो भी उसका पार्ट A।